आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल अब खुल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। आपके ज़्यादातर नेता किसी न किसी मामले में फंसे हुए हैं। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर पार्टी के विधायक तक सभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो आपके नेता भाग रहे हैं। आपके नेता पहले 30 मार खां बनते हैं और जब कार्रवाई होती है तो भाग खड़े होते हैं। आपके चंद नेता कथित तौर पर भ्रष्टाचारी तो उनके बेटे गुंडे बनते जा रहे हैं। आपके नेता भ्रष्टाचार में कथित तौर पर लिप्त हैं तो उनके बच्चों के सर पर सत्ता की सनक चढ़कर बोल रही है। आपके नेता और उनके बच्चे दोनों ही मिलकर सत्ता और कानून को ठेंगा दिखाने पर अड़े हुए हैं। कैसे, बताते हैं आपको। दिल्ली की ओखला विधानसभा से आप विधायक अमानतुल्लाह खान पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। अमानतुल्लाह के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, धमकी देने जैसे 18 के करीब मामले दर्ज हैं। अब उनके बेटे का भी सत्ता का रसूख दिखाने का मामला सामने आया है। उनके बेटे अनस द्वारा सेल्समैन समेत अन्य स्टाफ के साथ मारपीट करने और धमकी देने के मामले में नोएडा पुलिस की जांच तेजी से बढ़ती जा रही है। नोएडा पुलिस ने बीते दिनों पूछताछ के लिए विधायक अमानतुल्लाह खान के बाटला हाउस, आवास समेत अन्य जगहों पर पहुंची, लेकिन दोनों वहां पर नहीं मिले। दरअसल मामला नोएडा सेक्टर 95 का है, जहां विधायक के बेटे ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए एक फिलिंग स्टेशन की लाइन तोड़ने के बाद जमकर हंगामा काटा। लाइन तोड़कर घुसने पर जब फिलिंग स्टेशन कर्मचारी ने उन्हें पेट्रोल देने से इनकार कर दिया तो अमानतुल्लाह खान के बेटे ने कर्मचारी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अमानतुल्लाह खान को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद फेज 1 पुलिस ने पेट्रोल पंप के संचालक की शिकायत पर विधायक और उनके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस के अनुसार अमानतुल्लाह ने भी पेट्रोल पंप के मैनेजर विनोद और मालिक को धमकी दी। इस मामले में पीड़ित विनोद कुमार सिंह ने फेज 1 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उसने अपने कब्जे में ली है और मामले की जांच कर रही है। खान ने हालांकि बताया कि जब ये घटना हुई तब उनका बेटा परीक्षा देने जा रहा था, जो कानून की पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट भी की। अब वे मेरी छवि खराब करने और मुझे एक तरफा पुलिस कार्रवाई में फंसाने के लिए अधूरे सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता विनोद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि घटना पूर्वाह्न 9:27 पर उस समय हुई जब अमानतुल्लाह खान का बेटा अपनी कार में वहां पहुंचा और कतार में लगने के बजाय सेल्समैन से पहले उसकी कार में ईंधन डलवाने के लिए कहा। पहली पीढ़ी भ्रष्टाचार में तो दूसरी पीढ़ी गुंडई में लिप्त है और ये लोग करेंगे सामाजिक बदलाव। तो देखा आपने कैसे योगी की पुलिस ने कार्रवाई की तो अमानतुल्लाह खान अब खुद को निर्दोष बताते हुए उन्हें फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए तिहाड़ जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल खूब जोर लगा रहे हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में हर दांव पेच आजमा रहे हैं कि कैसे भी केजरीवाल को चुनाव में प्रचार करने की अनुमति मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज भी केजरीवाल पर मेहरबान दिख रहे थे, लेकिन अब ईडी ने जो फैसला लिया है उसके बाद केजरीवाल की नींदें गायब हो गई होंगी। केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुना सकता है, लेकिन उससे पहले ईडी ने पूरे खेल को ही पलट दिया है और अब ईडी ने जो फैसला लिया है उसके बाद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी शुक्रवार 10 मई को चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल के अलावा के कविता के खिलाफ भी ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। केंद्रीय जांच एजेंसी के कविता को 15 मार्च और केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया है। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले उनकी हिरासत की मांग करते हुए सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि केजरीवाल शराब घोटाला मामले में प्रमुख साजिश करता है। ये पहली बार होगा जब केजरीवाल का नाम चार्जशीट पर दाखिल होगा। ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसने अरविंद केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। वहीं शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई कर सकता है। मतलब अब केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलना और मुश्किल हो सकता है।
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के लिए अब कोर्ट में दलील देना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईडी अपनी चार्जशीट में केजरीवाल का नाम मुख्य साजिशकर्ता और किंगपिन के तौर पर दर्ज करने जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके वकील से पूछा था कि केजरीवाल ने 9 बार समन को क्यों टाला। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा था कि ईडी ने केजरीवाल को 9 बार नोटिस भेजा, उन्होंने हर बार इसे क्यों टाल दिया। इस पर सिंघवी ने कहा कि जब सीबीआई ने बुलाया तो वो गए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को नोटिस का विस्तार से जवाब दिया, लेकिन ईडी ये नहीं कर सकती कि आप समन भेजने पर नहीं आए, इसीलिए हमने गिरफ्तार किया। ईडी दफ्तर ना जाना उनका अधिकार है, इस पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है। ये गिरफ्तारी का आधार या कारण नहीं हो सकता। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले पीएमएलए का धारा 50 के तहत केजरीवाल का बयान दर्ज नहीं किया। संजय सिंह के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा था कि केजरीवाल को जांच में सहयोग करने के सिलसिले में पूछताछ के लिए 9 बार समन जारी किए गए। 9 समन के बावजूद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश न होकर पूछताछ से बचते रहे। ईडी ने कहा था कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों ने करीब 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदले और नष्ट कर दिए। ईडी ने अपने जवाब में केजरीवाल की उन दलीलों को भी नकारा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव के वक्त गिरफ्तार करके उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने का काम किया गया है। दर्शकों, जो कहते थे कि जी हम तो एकदम आम आदमी हैं, हमारा जीवन रहन सहन और काम सब आम आदमी जैसा है, वो इस बात पर कितना फरेब करते थे, इस बात का खुलासा हो गया है। केजरीवाल इस बात को समझ ही नहीं पाए कि कांट की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ा सकते। कांट की हांडी जब चढ़ेगी तो उसे उतारना भी है, और अब उतरेगी तब आपकी कितनी फसीहत होगी, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन केजरीवाल कहाँ सोचने वाले थे। ये सब तो उनको लग रहा था कि बस जनता को बेवकूफ़ बनाओ और राज करो। वो उन्होंने किया भी। जो आम आदमी पार्टी पूछती थी कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाओ, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की कैसी साठ गांठ, इसके पक्के सबूत ईडी ने कोर्ट में रख दिए हैं। और अब इसके बाद केजरीवाल का केस और उलझता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने वाला है। लेकिन इससे पहले ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक, न संवैधानिक और यहाँ तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी की जानकारी में ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वो चुनाव भी क्यों ना लड़ रहा हो। लेकिन 123 चुनाव हो चुके हैं, हम पिछले 3 सालों से हैं, और यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जानी है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव पूरे वर्ष होते हैं। ईडी ने यह भी कहा कि आम चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना केजरीवाल के पक्ष में कोई विशेष रियायत होगी, जो कानून के शासन और समानता के अभिशाप के तहत होगा। ईडी ने अपने हलफनामे में यह भी कहा है कि ये एक मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने, चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति देगा। ईडी ने यह भी कहा है कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से ज्यादा किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का यह भी बहाना बनाया था। इससे पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG राजू ने कोर्ट में कहा था कि एजेंसी के पास केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ASG राजू ने अदालत को बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रारंभिक जांच के दौरान गवाहों के सामने केजरीवाल का नाम रखा होता तो ये स्पष्ट रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होता। ASG राजू ने यह तर्क दिया कि अपने तरीके से जांच करना जांच अधिकारी का विशेष अधिकार है। इसमें समय लगता है क्योंकि गवाह जो कहते हैं उसकी पुष्टि करनी होती है और अवैध लाभ आदि का खुलासा करना होता है। ASG ने आगे ये भी कहा कि हमारे पास सबूत है कि गोवा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के ठहरने का पूरा खर्च इसी चैनप्रीत सिंह ने उठाया था। हमने पाया है कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल गोवा में ग्रैंड हयात नाम के 7 सितारा भव्य होटल में रुके थे। उस समय अपने बिलों का कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा भुगतान किया गया था। तो देखा आपने कैसे ईडी ने अपने दलीलों और सबूतों से सुप्रीम कोर्ट के जज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर केजरीवाल को जमानत मिली तो ये मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने के लिए अनुमति दे देगा। आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रपति शासन का डर सताने लगा है। आप और उनके समर्थकों को डर लग रहा है कि दिल्ली में कहीं राष्ट्रपति शासन न लग जाए, और अब कोर्ट ने भी राष्ट्रपति शासन पर आपको झटका दे दिया है। आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार कोर्ट से बुरी खबर आ रही है। केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए बेचैन है, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है और कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटका ही लग रहा है। केजरीवाल सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ
और अब अगर लंबे वक्त तक जेल में रहे तो सीएम की कुर्सी भी जा सकती है। जेल जाने से अरविंद केजरीवाल की सियासी जमीन भी खिसक रही है। यही वजह है कि केजरीवाल के समर्थक तिल मिलाए हुए हैं। केजरीवाल के खास लोगों को डर सता रहा है कि अब केजरीवाल का क्या होगा। जो लोग कपड़ा फाड़ कर देश के भीतर लोकतंत्र खतरे में है इस बात की दुहाई देते थे, वो कब और कैसे मीडिया द्वारा दिखाई जा रही खबरों के खिलाफ हो गए, किसी को नहीं पता चला। जो लोग कहते थे कि मौजूदा सरकार में कलम पर पहरा है, वो लोग कैसे मीडिया की आवाज को बंद करने कोर्ट चले गए, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन उल जलूल मांग लेकर कोर्ट पहुंची आप और उनके समर्थक कोर्ट के बाहर के साथ ही कोर्ट के भीतर भी अपनी बड़ी फजीहत करा रहे हैं। उन्हें सूझ ही नहीं रहा है कि वो क्या करें और कैसे करें। दरअसल आम आदमी पार्टी को कोर्ट से लगातार झटका लग रहा है। अब उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करने और मीडिया में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ी खबरें चलाने से रोकने की मांग की गई थी। पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर याचिका में शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में बंद अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। इसमें केजरीवाल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करने के लिए व्यवस्था कराने की मांग की गई थी। कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत PS अरोरा शामिल हैं, ने जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि वो ना तो मीडिया पर सेंसरशिप लगा सकती है और न ही किसी को केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करने वाले बयान देने से रोक सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि क्या हम दिल्ली में आपातकाल लगा दें? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। याचिका में बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए बयान देकर दबाव बनाने से रोकने और DDU मार्ग पर आप कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि चूंकि केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी है, शीर्ष अदालत उनकी अंतरिम रिहाई के मुद्दे पर विचार कर रही है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत करने की अनुमति देने की जरूरत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 7 वर्षों से दिल्ली के शासन का शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है तो ये RPA के तहत उल्लिखित दोषी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है। जज साहब ने साफ कर दिया है कि वो ना तो मीडिया पर पाबंदी लगा सकते हैं और न ही बीजेपी नेता को केजरीवाल के खिलाफ बयान देने से रोक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।